नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी करा रही थी। फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो स्टडी कर रहे थे वो क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, वो स्टडी कर रहे थे। क्वांटम मैकेनिक्स में मैं आप लोगों को ऑपरेटर कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स की अवधारणाएं, पोस्टुलेट्स स्टडी करेंगे। इन पोस्टुलेट्स पे जो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड है, इसलिए हमें ये पोस्टुलेट्स लर्न होने चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स की पोस्टुलेट्स स्टडी कराऊंगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पेपर है ये आपका। और फर्स्ट यूनिट है। क्वांटम मैकेनिक्स। इस क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए हमें पोस्टुलेट्स पता होने बहुत जरूरी है। मीन्स ये जो वीडियो लेक्चर है ये इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। आप लोगों ने ये पोस्टुलेट्स जो है वो बीएससी थर्ड ईयर में भी फर्स्ट यूनिट में स्टडी कर लिया होगा। आज हम पढ़ते हैं पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स इन्हीं अवधारणाओं के ऊपर बेस्ड है। ये अवधारणाओं का कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी मान्यता उतनी ही है जितनी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस होने पे होती। इसीलिए इन्हीं मान्यताओं के आधार पे पूरी क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी किया जाता है। तो आपको ये पोस्टुलेट्स आपको याद होने चाहिए। पहला पोस्टुलेट है पोस्टुलेट फर्स्ट। ये कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए टाइम फंक्शंस एज वेल एज पोजीशन फंक्शंस की फॉर्म में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या कहा? क्वांटम मैकेनिक्स के किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम दो फंक्शंस काम में लेते हैं। कौन कौन से? टाइम फंक्शंस और पोजीशन फंक्शंस। टाइम फंक्शंस और पोजीशन फंक्शंस का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? वेव फंक्शन कहलाएगा। In a quantum mechanics, the state of a system is described, किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब किया जाता है in term of, described in term of functions as a position as well as time, as well as time। और ये कहलाते हैं टाइम और पोजीशंस के फंक्शंस। क्या कहलाएंगे? वेव फंक्शंस। दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करेंगे। साई क्या है? वेव फंक्शन है। ये किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने वाला फंक्शन है। ये जो साई वेव फंक्शन है ये दो फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन फंक्शन और टाइम फंक्शन। किसका फंक्शन होता है ये? पोजीशन का फंक्शन, फंक्शन ऑफ पोजीशंस x y z इनटू में टाइम। इनटू में टाइम का फंक्शन। तो साई वेव फंक्शन जो है इसको हम x y z, पोजीशन इनटू टाइम,
ये फंक्शन होता है पोजीशन का फंक्शन इनटू टाइम का फंक्शन। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पोजीशंस की जो पोजीशन फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करेंगे। और यदि टाइम फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या कहा मैंने कि ये जो वेव फंक्शंस की वैल्यू कौन से की पोजीशन वेव फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेव फंक्शन, पोजीशन वेव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट बाय टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, टाइम डिपेंडेंट भी पढ़ेंगे और टाइम इंडिपेंडेंट भी पढ़ेंगे। एंड द वैल्यू ऑफ किसकी, वैल्यू ऑफ टाइम वेव फंक्शन, टाइम वेव फंक्शन की वैल्यू हम किससे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट बाय टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम टाइम फंक्शन और पोजीशन फंक्शन यूज करते हैं। ये वेव फंक्शन कहलाता है जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साई जो वेव फंक्शन होता है वो पोजीशन का वेव फंक्शन इनटू में टाइम का फंक्शन होता है। पोजीशन के फंक्शन को या पोजीशंस के वेव फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस कौन सी टाइम इंडिपेंडेंट यूज करते हैं। और टाइम फंक्शंस को, टाइम फंक्शंस या टाइम वेव फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए हम श्रोडिंगर इंडिपेंडेंट, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन यूज करते हैं। क्लियर यहां तक। अब आता है सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि ये जो वेव फंक्शन है ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और इसका सेकंड डेरिवेटिव ये कैसे होते हैं, सिंगल वैल्यूड होते हैं। मींस एक एक्स या एक कोऑर्डिनेट के लिए एक ही वैल्यू मिलेगी हमें, कंटिन्यूअस होते हैं और फाइनाइट वैल्यू होती है इनकी। क्या होंगे, सेकंड पोस्टुलेट क्या है, ये जो वेव फंक्शंस है, वेव फंक्शन साई इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब सिर्फ फर्स्ट डिफरेंशियल, डेल डेल एक्स साई, डेल डेल वाई साई हो सकता है, डेल डेल जेड साई हो सकता है। क्लियर, एक्स वाई जेड कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। फर्स्ट डेरिवेटिव एंड इट्स सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव मीन्स डबल डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशियल मीन्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई, ये वाले। ये कैसे होंगे, पहला सिंगल वैल्यूड होंगे, फाइनाइट वैल्यू होगी, कंटिन्यूअस होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। जब ये तीनों प्रॉपर्टी होंगी तो ये वेव फंक्शंस
कैसे होंगे? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होंगे। नॉर्मलाइज्ड एज वेल एज ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होंगे। अगला पोस्टुलेट क्या है कि वेव फंक्शन साई, उनका फर्स्ट डेरिवेटिव और उनका सेकंड डेरिवेटिव क्या होंगे? सिंगल वैल्यूड होंगे, फाइनाइट वैल्यू रखते होंगे और कंटिन्यूअस होंगे। तो हम इनको क्या कहेंगे? वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। क्या कहेंगे इस वेव फंक्शन को? कि ये जो वेव फंक्शन है ये वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है, और वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन होगा तो वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा और ऑर्थोगोनल कंडीशंस को फॉलो करेगा। क्लियर यहां तक? मीन सेकंड पोस्टुलेट क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की। थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है, मैंने आप लोगों को ऑपरेटर बताया था, तब मैंने ये कहा था कि क्वांटम पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग क्लासिकल मैकेनिक्स में जो मेजरेबल क्वांटिटी है उसका अपना ऑपरेटर, क्वांटम मैकेनिक्स में उसका अपना ऑपरेटर होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में जो मेजरेबल क्वांटिटी थी उसी के रेस्पेक्ट में हमने क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर स्टडी किए थे। तो ये पोस्टुलेट क्या कहता है? ये पोस्टुलेट ये कहता है कि कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो मेजरेबल क्वांटिटी है जैसे पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, इन सब के हमने क्या देखे थे? क्वांटम मैकेनिक्स में इनके अपने ऑपरेटर होते हैं। तो अगला पोस्टुलेट क्या है? पोस्टुलेट थर्ड। पोस्टुलेट थर्ड क्या कहता है? क्लासिकल मैकेनिक्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सिस्टम की, वो क्या रखती है? अपना ऑपरेटर रखती है। इन्हें क्लासिकल मैकेनिक्स एनी फिजिकल property of a system has an operator in quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स में उनके अपने ऑपरेटर होते हैं, जैसे पोजीशन। क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशंस को हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट से। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम पोजीशंस के ऑपरेटर यूज करते हैं, एक्स ऑपरेटर, वाई ऑपरेटर, जेड ऑपरेटर। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी, बाकी चीजें तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया था, कौन कौन से क्लासिकल मैकेनिक्स में किस तरीके से होते हैं और उनके क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर कैसे यूज किए जाते हैं। मैं एक दो एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। पोटेंशियल एनर्जी V से डिनोट करते हैं, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में V ऑपरेटर होता है। Vx के रेस्पेक्ट में, Vy के रेस्पेक्ट में Vy ऑपरेटर, Vz के रेस्पेक्ट में Vz ऑपरेटर। मीन्स क्या कहता है कि क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम की, उसका क्वांटम मैकेनिक्स में अपना ऑपरेटर होता है। क्लियर यहां तक इस पोस्टुलेट्स के बाद? अब हम अगले पोस्टुलेट की बात करते हैं, पोस्टुलेट नंबर 4। हम ये कहते हैं कि ये जो फंक्शन है
इस फंक्शन पे यदि हम कोई इस तरीके का ऑपरेटर अप्लाई करें कि ऑपरेटर अप्लाई करने पे हमें वो फंक्शन एज इट इज मिल जाता है, तो वो कहलाता है आइगन फंक्शन। और वो किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीपल होता है, तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आइगन वैल्यू कहलाती है, और ये जो ऑपरेटर होता है ये आइगन ऑपरेटर कहलाता है। अगला पोस्टुलेट फोर्थ पोस्टुलेट क्या है कि जब हम when we apply a operator on a function, then resultant function will be obtained with constant value। जब हम ए ऑपरेटर अप्लाई किया फंक्शन पे तो हमें जो रिजल्टेंट फंक्शन मिला, देन रिजल्टेंट फंक्शन सेम रिजल्टेंट फंक्शन विल बी ऑब्टेन्ड विद कांस्टेंट वैल्यू के साथ में मिले। मान लो ये हमारा कोई वेव फंक्शन था साई, इस वेव फंक्शंस पे हमने ये कोई ऑपरेटर लगाया ए, तो हमें कोई क्वांटिटी मिली लैम्डा साई। ये ए ऑपरेटर क्या कहलाएगा हमारा आइगन ऑपरेटर। मैंने ऑपरेटर्स में आप लोगों को आइगन ऑपरेटर बहुत डिटेल में स्टडी कराया था। ये फंक्शन क्या कहलाएगा, एज इट इज फंक्शन मिला इसलिए आइगन फंक्शन, और ये क्या कहलाएगा आइगन वैल्यू। एनर्जी जो होती है वो आइगन वैल्यू होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी होती है वो आइगन वैल्यू होती है। कैसे? एच हैमिल्टन ऑपरेटर जब हम वेव फंक्शंस पे अप्लाई कराते हैं तो हमें फंक्शन मिलता है और इनटू में एनर्जी मिलती है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो एच साई इक्वल टू ई साई, ये वैल्यू मैं आप लोगों को वहां पे बताऊंगी। एच ऑपरेटर क्या है ये भी मैं वहां पे आपको डिफाइन करूंगी। देखो एच ऑपरेटर फंक्शन पे अप्लाई किया तो हमें फंक्शन एज इट इज मिला, किसका, एनर्जी के मल्टीपल का। तो एनर्जी हमारे पास कैसी हो गई, आइगन वैल्यू। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी कैसी होगी, आइगन वैल्यू होगी। ये फंक्शन कैसा होगा, आइगन फंक्शन होगा। और हैमिल्टन ऑपरेटर कैसा है आपका, आइगन ऑपरेटर है। ये पोस्टुलेट था आपका फोर्थ पोस्टुलेट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट की। जब भी हम कोई किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। पोस्टुलेट नंबर फिफ्थ आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी हम एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो मैं एवरेज एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, तो ये वाला पोस्टुलेट वहां पे यूज करूंगी। आप लोगों ने थर्ड ईयर में एमओटी पढ़ा था, वहां पे हमने एवरेज एनर्जी कैलकुलेट की थी और उस एवरेज एनर्जी की वैल्यू जो थी वो इसी फॉर्मूले से
दी गई थी और मैंने वहां पे डिफाइन भी किया था। यदि आपने बीएससी थर्ड ईयर के भी मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने वहां पे डिफाइन किया था कि ये जो एवरेज एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं ये क्वांटम के पोस्टुलेट्स के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। तो अगला पोस्टुलेट फिफ्थ क्या कहता है कि कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है। द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरेबल क्वांटिटी in quantum mechanics will be calculate by following method, following formula. A बार ये एवरेज एनर्जी है, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ साई ऑपरेटर, यहां मैं कोई भी ऑपरेटर की बात कर रही हूं, ए ऑपरेटर साई स्टार डी टो अपॉन साई साई स्टार डी टो। हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी ई बार कैसे कैलकुलेट करोगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ साई एच ऑपरेटर साई स्टार, क्योंकि एनर्जी ऑपरेटर क्या है? हैमिल्टन ऑपरेटर, एच साई स्टार डी टो अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साई साई स्टार डी टो। इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले से हम एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, दो चीजें और समझा देती हूँ आप लोगों को। अभी हमने एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, साई ऑपरेटर साई स्टार डी टो अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साई साई स्टार डी टो। हमने ये कहा ये जो वेव फंक्शंस हैं ये वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है, नॉर्मलाइज्ड होंगे। नॉर्मलाइज्ड होंगे तो नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को मैं समझा देती हूँ और ऑर्थोगोनल कंडीशंस को भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस क्या होती है? नॉर्मलाइज्ड कंडीशन जब दोनों वेव फंक्शन सेम होते हैं, दोनों वेव फंक्शन साई आई और साई जे, जहां पे आई इक्वल टू जे होगा, साई आई और साई जे दो वेव फंक्शन है, जहां पे आई इक्वल टू जे मीन्स दोनों वेव फंक्शन सिमिलर वेव फंक्शंस हैं, तो इनका इंटीग्रेशन करते हैं हम साई आई डी टो, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। ये देखो, साई और उसका कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रेशन किया, सेम फंक्शन है, सेम फंक्शंस का इंटीग्रेशन किया तो वैल्यू क्या आई? 1 आई। तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? साई एच ऑपरेटर साई स्टार डी टो। और ये कहां से आई? ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन होती है। ऑर्थोगोनल कंडीशंस जब दो वेव फंक्शंस अपोजिट वेव फंक्शन जो कि इक्वल नहीं है,
अपोजिट नहीं कह सकते हम इसको, वो वेव फंक्शंस जो इक्वल वेव फंक्शंस नहीं है, वो सिमिलर वेव फंक्शंस नहीं है, जब वो मिलती है तो ऑर्थोगोनल कंडीशंस फॉलो करती हैं। क्या कंडीशंस है? साई आई साई जे डीटो की वैल्यू 0 होगी जब आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू जे होगी, दोनों अलग अलग होंगी, उस कंडीशन में इन दोनों का इंटीग्रेशन 0 होगा और ये कंडीशन कहलाएगी ऑर्थोगोनल कंडीशन। और ये कंडीशन कहलाएगी नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस। आप लोगों को ये पोस्टुलेट्स लर्न हो जाने चाहिए और ये कंडीशंस याद हो जानी चाहिए। ये थे क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स। अब मैंने ये कहा कि ये जो वेव फंक्शंस हैं इनकी वैल्यू हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम कल के वीडियो लेक्चर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टडी करेंगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस कैलकुलेट करेंगे। आप बीएससी थर्ड ईयर में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पढ़ चुके हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।